नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा कर्नाटक विधानसभा चुनावों की, जहां प्रचार अपने निर्णायक चरण की तरफ बढ़ रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है और जनता दल सेक्युलर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में है। और जिस तरह से सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बचाना आसान नहीं है। कांग्रेस की संभावनाएं सरकार या सत्ता वापसी की साफ तौर पर नजर आ रही है। चुनाव महज एक राज्य का है, लेकिन जो भी नतीजा आएगा वो 2024 तक उसकी गूंज साफ तौर पर नजर आएगी। वजह ये कि 2024 से पहले और कर्नाटक के चुनाव के बाद 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी जो भी नतीजा यहाँ आएगा उसका मनोवैज्ञानिक तौर पर असर इन 3 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा और फिर बाकी 3 राज्यों के जो नतीजे आएंगे वो 2024 में कहीं ना कहीं परिलक्षित होंगे। और इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है, जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह के रिश्ते राज्य से अपने कायम किए, पूरा प्रचार किया, लेकिन बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगी। तो इन हालात में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और बहुत ही आक्रामक प्रचार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी आप जानते हैं कि बहुत आक्रामक रहती है, उनकी रणनीति में शुमार है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी बहुत आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है, सीधे तौर पर हिट कर रही है बीजेपी को और 40% कमीशन की सरकार वो नैरेटिव कर्नाटक में बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक की जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद एक कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन लोटस के तहत वो सरकार गिर गई थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार है। बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद उनको हटा दिया गया और अब बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री है, लेकिन राजकाज जो हालात है लगता है संभाल नहीं पाए और एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर कर्नाटक में नजर आ रही है, जो बीजेपी के लिए सरदर्दी का सबब बनी हुई है। और चुनाव प्रचार जो विकास के मुद्दों पर होना चाहिए था वो अली, बजरंगबली, जहर और गाली, ये सब कुछ उसमें शुमार चुका, जिससे साफ है कि किसी भी पार्टी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। कर्नाटक वह राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। हालांकि जनता दल सेक्युलर जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी है वो भी ओल्ड मैसूर वाले एरिया में उसका प्रभाव है और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन सभी जानते हैं कि मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल रखा। उसके अलावा राज्य स्तर की बात करें तो अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और पूरी तरह से आक्रामक कांग्रेस का रवैया नजर आ रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों को उछाल रही है। उसके अलावा जो प्रदेश सरकार की विफलताएं हैं उनको सीधे तौर पर उठा रही है, खास तौर पर 40% कमीशन यानी सरकार को भ्रष्ट बताकर सीधे तौर पर एक सख्त हमला वो कांग्रेस बीजेपी पर कर रही है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, मसलन नंदिनी जो दूध है वो वाला प्रकरण आप जानते हैं कि उसने तूल पकड़ा था जब अमूल की एंट्री कर्नाटक में बीजेपी सरकार कराने जा रही थी। बात अगर चुनावी घोषणा पत्रों की करें तो कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें महिला, युवा, किसान सबको साधने की कोशिश की गई है। युवाओं को भत्ता देने की बात कही गई है और उसके अलावा आप जानते हैं कि महिलाओं को एक लक्ष्मी धन देने की बात कही है। बात अगर बीजेपी की करें तो उसने भी 3 सिलेंडर अलग अलग त्योहारों पर देने की बात कही है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि बीजेपी और भावनात्मक मुद्दे या धार्मिक ध्रुवीकरण ना हो तो ये भी संभव नहीं है। कॉमन सिविल कोड जो कि बीजेपी का वैचारिक या कह सकते हैं कि आरएसएस का एजेंडा रहा है, उन्होंने कर्नाटक में जो सिविल कोड है वो लागू करने की बात कही है। घोषणा पत्रों से इतर राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जी भर के मुझे गाली देते हैं और गाली की संख्या भी बताई है। और उसके बाद उसके जवाब में कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि लोगों के मुद्दे की अगर लिस्ट बनाते तो बहुत अच्छा होता है। और राहुल गांधी कह रहे मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखाता हूं और सरकार अगर हमारी बनेगी तो जो 5 गारंटी हमने आपको दी है उनको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य कर्नाटक है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ी चुनौती है। और सिद्धारमैया और शिव कुमार के तौर पर एक मजबूत नेतृत्व उनके पास है और साथ ही साथ बीजेपी के
पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लिंगायत समाज के, जिसका एक महत्वपूर्ण भागीदारी चुनावी प्रक्रिया में होती है, उसका खास प्रभाव होता है, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, वो भी बीजेपी के हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये कांग्रेस के लिए एक मजबूती की चीज है या एक खुश होने का एक इसका वाजिब कारण है। यही दरअसल बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि जानते हैं कि पिछले 8-9 साल में, यानी जब से मोदी और अमित शाह का युग शुरू हुआ है, जो भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का नेता छोड़ता है तो वो बीजेपी में जाता है। ये लेकिन पहली बार देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में और बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो परसेप्शन के तौर पर यह बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अगर राज्य स्तर पर नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस के पास सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जैसे मजबूत नेतृत्व उनके पास है, और यही दरअसल बीजेपी की कमजोरी है। उनके पास स्थानीय स्तर पर एक मजबूत नेतृत्व नहीं है। वजह यह कि येदियुरप्पा उनके सबसे बड़े लिंगायत समाज के और पार्टी के सबसे बड़े नेता है, लेकिन मोदी और शाह उनको दरअसल चाहते नहीं है। अगर सरकार बनने की स्थिति भी हुई तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। यही वजह उनको हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन येदियुरप्पा का विकल्प बीजेपी के पास कर्नाटक में अभी है नहीं, तो यह बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी है। तो बीजेपी साफ तौर पर स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। उनके पास चेहरा, जो सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत धुआंधार प्रचार किया है, आक्रामक प्रचार किया है, लेकिन आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और कांग्रेस इस बात को प्रचारित भी कर रही है। थोड़ा अतीत में झांके तो जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो तमाम एंटी कमेंसी के बावजूद भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिल पाया था, और कांग्रेस उम्मीद से कहीं बहुत ज्यादा सीट लेकर आई थी और मजबूत स्थिति में थी। यही वजह थी कि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी और बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा था। वो अलग बात है कि ऑपरेशन लोटस में इस्तीफे हुए, कांग्रेस के भी हुए थे और जेडीएस से भी हुए थे, और बीजेपी की सरकार बन गई थी। सरकार बन गई, लेकिन सरकार जिस तरह से चली है उससे एक एंटी कमेंसी सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। अब जबकि चुनाव प्रचार अपने निर्णायक चरण में है, दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बहुत तीखे हमले कर रही हैं, व्यक्तिगत हमले भी शुरू हो गए हैं, जिससे साफ तौर पर नजर आता है किस तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए कर्नाटक विधानसभा का नतीजा महत्वपूर्ण है, जो कि 13 मई को सबके सामने आ जाएगा। वजह यह कि सरकार तो कर्नाटक में बनेगी, लेकिन उसकी गूंज अगले जो चुनाव होंगे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसमें भी साफ तौर पर मनोवैज्ञानिक तौर पर नजर आएगी। और अगर वहां बीजेपी वहां भी नुकसान उठाना पड़ा तो जाहिर सी बात है 2024 की राहें बीजेपी के लिए आसान नहीं होंगी। और जो चुनाव अभी भी हुए हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के हुए हों, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बचाने में तो कामयाब हुई अपनी, लेकिन जो प्रचंड बहुमत था वो नहीं है, बिल्कुल साधारण बहुमत बीजेपी को हासिल हुआ था। उसके अलावा मेघालय और एक दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी सरकार में, गठबंधन सरकार में शामिल हुई है। और हिमाचल प्रदेश, जैसा मैंने जिक्र किया था, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार चली गई है, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। और अगर अब कर्नाटक में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई या सरकार नहीं बचा पाई, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व पर बल्कि नरेंद्र मोदी के तिलिस्म पर भी सवाल खड़े होंगे।